नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है और आज इस माध्यम से आप रूबरू हो रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ा ही अच्छा अवसर है मेरे लिए। मैं सबसे पहले अपना परिचय आपको देना चाहता हूँ। मेरा नाम पुष्कर श्रोत्री है। आप में से जितने भी मराठी लोग हैं या फिर जिन्होंने मराठी फ़िल्में, मराठी नाटक देखा हो, मराठी टेलीविज़न शोज़ देखे हों, तो वो मुझे शायद जानते हो, पहचानते हो, लेकिन आप में से अगर कोई मराठी नहीं देख पाए हो, तो मैंने मराठी थिएटर में काफ़ी काम किया है। पिछले लगभग 25-27 सालों से मैं मराठी थिएटर में बतौर एक्टर और डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, मराठी फ़िल्मों में काम कर रहा हूँ। मैंने फ़िल्म प्रोड्यूस भी की है मराठी और मैंने काम भी किया उसमें, मैंने लिखे भी हैं फ़िल्म और अगर मराठी टेलीविज़न शो भी मेरे काफ़ी चल रहे हैं, लेकिन अगर आपने हिंदी फ़िल्में देखी हों जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई या फिर बिल्लू या फिर विरुद्ध जैसी फ़िल्में आपने देखी हों, तो उसमें मैंने एक छोटा किरदार भी निभाया है। मुन्ना भाई एमबीबीएस की बात अगर मैं करूँ तो उसमें एक बड़ा ही खूबसूरत सीन है, जिसमें संजय दत्त जी एनाटॉमी के क्लास में आते हैं और उनके लिए सर्किट एक अलग से डेड बॉडी लेके आता है, चाइनीज़ जैसे दिखने वाले इंसान का, तो वो जो डॉक्टर है, वो मैं हूँ। आज मेरी दाढ़ी बड़ी है और सफ़ेद भी हुई है, तो इसलिए शायद आप मुझे पहचान नहीं पा सकेंगे, लेकिन अगर आपने वो फ़िल्में देखी हों, तो उसमें मैंने एक छोटा-छोटा किरदार किया है। ख़ैर तो ये हुई मेरी बात, मेरा नाम पुष्कर श्रोत्री जैसे मैंने कहा और मैं बचपन से काफ़ी पढ़ता आया हूँ। हालाँकि मैंने मराठी में ज़्यादा पढ़ा है, मैंने मराठी ज़्यादा क किताबें पढ़ी हैं। हिंदी के लिए मेरी रुचि और लगाव भी काफ़ी था बचपन से, तो मैंने हिंदी में भी कुछ किताबें पढ़ी हैं। लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन हिंदी मेरी एक पसंदीदा भाषा है, रही है और आज भी है। मैं हिंदी फ़िल्में देखता हूँ तो अच्छी हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं उनको मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ और उनसे कुछ सीखने की और उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने हिंदी कविताएँ भी पढ़ी हैं, हिंदी किताबें भी पढ़ी हैं और आज जिस माध्यम से आप रूबरू हो रहे हैं तो ये भी एक अच्छी संस्था है, लिटिल मोर ये पिछले लगभग 10 सालों से काफ़ी अच्छा काम कर रही है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है कि इस संस्था के साथ मैं पिछले 3-4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और उनके साथ काम भी कर रहा हूँ और 3-4 सालों में मैंने ये देखा है, मैंने ये पाया है कि ये जो संस्था है, लिटिल मोर ये लोगों के चेहरे पे और दिल में खुशी लाने के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और इनका जो माध्यम है, जिस ज़रिए से वो काम कर रही है, काफ़ी अलग-अलग माध्यम में काम कर रहे हैं ये संस्था और उनके लोग। लेकिन आज एक अलग माध्यम है कि ये फ़ेसबुक के माध्यम से हम और आप बातचीत कर रहे हैं, हम आप रूबरू हो रहे हैं। काफ़ी लोग आज इस वक़्त मुझे देख रहे हैं, मुझे ये कमेंट भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों ने हेलो, नमस्कार कहा है, हाय एवरीवन और हेलो, बहुत लोग मुझे देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो आज की बात है कि जैसे ये लिटिल मोर संस्था लोगों के चेहरे पे, दिल में खुशी लाती है, हँसी लाती है, तो जीवन में यही अच्छा सार होता है कि हमारे इर्द-गिर्द काफ़ी परेशानियाँ होती हैं, काफ़ी कठिन समय हमारे पास आता है, तो हमें करना ये होता है कि कुछ अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सुनें, ताकि ताकि अपने अपने और अपने इर्द-गिर्द जो भी लोग हैं, हमारे चेहरे पे खुशी आ जाए, हमारे दिल में खुशी बस जाए। तो यही हमारा काम होता है जो लिटिल मोर का काम होता है। तो आज मैं कुछ हास्य कविताएँ आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप पढ़ना पसंद कर रहे हो तो अ, यहाँ पे मुझे रिप्लाई भी देना है हर एक को। हेलो एवरीवन अरे वाह! वर्षा नाइक जी, सुमति भट्टाचार्य जी, गार्गी फरीद जी, नमस्ते।
आपको मेरी आवाज अच्छी तरह सुनाई दे रही है? आपको मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है? ये मैं मेरे घर से बैठ के आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टे होम स्टे सेफ ये हमारा नारा है आज के दिनों में। तो मैं घर पे मैं मेरे बैठा हूँ, और मेरे कुछ पसंदीदा कवि हैं जिनको मैंने बचपन से देखा है, सुना है, और जिनकी किताबें मैंने पढ़ी हैं, जिनकी कविताएं मैंने पढ़ी हैं। उनमें से एक नाम है हुल्लड़ मुरादाबादी। आप में से कई लोगों ने उनको सुना होगा, उनके बारे में पढ़ा होगा। हुल्लड़ मुरादाबादी। आपको नाम से ही लगा होगा कि ये नाम क्या है। तो हुल्लड़ मुरादाबादी का नाम, असली नाम हुल्लड़ मुरादाबादी नहीं था। हुल्लड़ का मतलब होता है दंगा मचाने वाला, हुल्लड़ मचाने वाला। तो वैसे बचपन से वो थे हुल्लड़ मचाने वाले। और असल में उनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के गुजरानवाला में। गुजरानवाला से वो हिंदुस्तान में आ गए और मुरादाबाद में सेटल हो गए। तो हुल्लड़ या दंगा मचाने वाला इंसान अगर मुरादाबाद में सेटल हो जाए तो उसका नाम बन जाता है हुल्लड़ मुरादाबादी। असल में उनका नाम था सुशील कुमार चड्ढा। सुशील कुमार चड्ढा हुल्लड़ मुरादाबादी नाम से कई काव्य सम्मेलनों में, कवि सम्मेलनों में अपनी कविताएं पेश कर चुके हैं। और उनके वीडियोस भी आप अगर आप सर्च करोगे तो आपको उनके वीडियोस भी देखने मिलेंगे। और काफी मशहूर कवि थे वो, और दिल के बहुत अच्छे थे। और अपने आसपास इर्द गिर्द जो भी चल रहा हो उसमें से वो व्यंग ढूंढते थे, उसमें से वो ऐसी चीजें ढूंढते थे, अपनी कविताओं में बोते थे और हमारे सामने पेश करते थे ताकि हमारे चेहरे पे खुशी आ जाए। तो उनकी एक कविता है भारतीय रेल। आप में से कई लोगों ने भारतीय रेल में से सवारी की होगी, जरूर की होगी। और जबकि आपको यहाँ से किसी अलग गांव में जाना हो और आपके पास टिकट ना हो, या फिर आपको जल्दबाजी में आपको उस ट्रेन में सवारी करनी हो, ट्रेन में चढ़ना हो भारतीय रेल पे, तो काफी कठिनाइयां होती हैं। तो यही अनुभव हुल्लड़ मुरादाबादी ने कैसे लिखा है, हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि एक बार हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा, एक बार हमें करनी पड़ी रेल की यात्रा, देख सवारियों की मात्रा, पसीने लगे छूटने, हम घर की तरफ लगे फूटने। आप में से कई लोगों को यह अनुभव आया होगा कि जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो और बहुत भीड़ देखती हो, बड़े तादाद में लोग जब आप देखते हो ट्रेन में चढ़ने के लिए उछल कूद कर रहे हो, तो वो देख के आपको भी पसीने छूटने लगते हैं। वैसे ही हुल्लड़ जी को पसीने लगे हैं छूटने, हम घर की तरफ लगे फूटने। इतने में एक कुली आया और हमसे फरमाया, इतने में एक कुली आया और हमसे फरमाया, साहब अंदर जाना है। हमने कहा हाँ भाई जाना है। उसने कहा अंदर तो पहुंचा दूंगा पर रुपए 50 लूंगा। उसने कहा अंदर तो पहुंचा दूंगा पर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा सामान नहीं केवल हम हैं। हमने कहा सामान नहीं केवल हम हैं। तो उसने कहा क्या आप किसी सामान से कम हैं? जैसे तैसे डिब्बे के अंदर पहुंचे, जैसे तैसे डिब्बे के अंदर पहुंचे, यहां का दृश्य तो और भी घमासान था। आप आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे तैसे डिब्बे के अंदर पहुंचे, यहां का दृश्य तो और भी घमासान था। पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में एक हिंदुस्तान था। कोई सीट पर बैठा था, कोई खड़ा था, कोई सीट पर बैठा था, कोई खड़ा था। जिसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली, वो सीट के नीचे पड़ा था। देखिए, कोई सीट पर बैठा था, कोई खड़ा था, जिसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली, वो सीट के नीचे पड़ा था। इतने में एक बोरा उछल कर आया और गंजे के सर से टकराया। इतने में एक बोरा उछल कर आया और गंजे के सर से टकराया। गंजा चिल्लाया ये किसका बोरा है? गंजा चिल्लाया ये किसका बोरा है? बाजू वाला बोला इसमें तो 12 साल का हमारा छोरा है। गंजा चिल्लाया ये किसका बोरा है? बाजू वाला बोला इसमें तो 12 साल का हमारा छोरा है।
तभी कुछ आवाज आई, तभी कुछ आवाज आई, और इतने में एक बोला चाली चली। तभी कुछ आवाज आई और इतने में एक बोला चाली चली। दूसरा बोला, या अली या अली। हमने कहा, काहे का अली, काहे की बली, ट्रेन तो बगल वाली चली, ट्रेन तो बगल वाली चली। तो ये हुल्लड़ जी की कविता है, भारतीय रेल। आपने आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस कभी ना कभी तो किया होगा। बचपन से जब मैं भाषा का अध्ययन करता था, जब भी मैं भाषा सीखने की कोशिश करता था, तो भाषा में व्याकरण बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। व्याकरण आपको भी पता होगा। मैं हूं, आप हो, वह है, ये हिंदी हुआ, मराठी में भी है। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो हम दोनों में है, मतलब मराठी में भी है और हिंदी में भी है। इंग्लिश और बाकी भाषाओं की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन मराठी हिंदी दोनों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब आदमी इंसान को छोड़ के अगर हम किसी चीज को देखें तो ये पुल्लिंगी है या स्त्रीलिंगी है, इसके कुछ नियम होते हैं, है ना। मुझे याद है, हम बच्चे थे और बचपन में हम स्कूल से आने के बाद घर में, हमारे घर में बैठते थे। माँ हमारी रोटियां बनाती थी और हमारे प्लेट में देती थी, और रोटियां खाते खाते हम स्कूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज स्कूल में हमें क्या सिखाया गया है, ये हम माँ के साथ शेयर करते थे, माँ को बताते थे। तो मराठी में है ये, लेकिन आप समझ पाएंगे कि हम लोग ऐसे ही बैठे थे, शाम का वक्त था, माँ रोटियां बना रही थी किचन में और उसके पीछे हम लोग बैठे थे, और हमारे सामने प्लेट थी, माँ रोटियां बनाती थी, प्लेट में डाल रही थी। और मेरा छोटा भाई जो है केतन, वो उसी वक्त उसने स्त्रीलिंगी पुल्लिंगी उस दिन उसका पाठ पढ़ा था, स्त्रीलिंगी पुल्लिंगी का। तो घर में आके वो हर एक चीज को देके, ये स्त्रीलिंगी है कि पुल्लिंगी है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, उसका चल रहा था कि ये थाली है, थाली स्त्रीलिंगी हुई, थाली स्त्रीलिंगी वाली। ये बर्तन है, वो बर्तन पुल्लिंगी हुआ, थाली स्त्रीलिंगी, बर्तन पुल्लिंगी हुआ। इतने में हमारे चाचा जी आ गए। वे चाचा जी, चाचा जी तो नपुंसकलिंगी हो गए। जैसे ही उसने ये कहा, माँ मुड़ी, माँ ने एक रपट लगाई, बोली, अरे क्या बात कर, चाचा को नपुंसकलिंगी बना रहे हो? मतलब थाली बर्तन तक तो ठीक है, तो लेकिन चाचा, वे चाचा जी नपुंसकलिंगी हो गए। तो ये मजाक हमारे बचपन में मैंने देखा था। और इसी पर हमारे एक अच्छे कवि हैं, आ, जिन्होंने एक अच्छी कविता लिखी है, स्त्रीलिंगी पुल्लिंगी। आ, वो कविता आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, काका हाथरसी जी की वो कविता है। काका हाथरसी अ, बड़े मशहूर कवि थे, पद्मश्री से सम्मानित हुए कवि काका हाथरसी। स्त्रीलिंगी पुल्लिंगी उनकी कविता। असल में इनका नाम भी काका नहीं था, क्योंकि कोई भी बाप अपने बेटे का नाम काका तो नहीं रखेगा। तो काका का नाम, असली नाम था प्रभुलाल गर्ग। प्रभुलाल गर्ग इनका असली नाम था। और उत्तर प्रदेश के हाथरस में उनका जन्म हुआ था। तो इसलिए उन्होंने अपना पेन नेम, कई बार ऐसा होता है कि कवि, शायर, लेखक अपना नाम अलग होता है और उनका पेन नेम अलग होता है, तो उन्होंने एक अपना नाम रख लिया था, काका हाथरसी। पद्मश्री से सम्मानित काका हाथरसी की ये कविता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। देखिए, सुनिए, गौर से सुनिए, काका हाथरसी क्या कहते हैं। काका से कहने लगे ठाकुर ठर्रा सिंह, काका से कहने लगे ठाकुर ठर्रा सिंह, दाढ़ी स्त्रीलिंगी है, ब्लाउज है पुल्लिंग। देखा, दाढ़ी किसके पास उगती है, ब्लाउज कौन पहनता है। तो दाढ़ी स्त्रीलिंग है और ब्लाउज है पुल्लिंग। ब्लाउज है पुल्लिंग, भयंकर गलती की है, मर्दों के सिर पर टोपी पगड़ी रख दी है। देखिए, टोपी पगड़ी भी स्त्रीलिंगी हुई है ना, वो मर्दों के सर पे लिखी है। ब्लाउज है पुल्लिंग, भयंकर गलती की है, मर्दों के सिर पर टोपी पगड़ी रख दी है। कहे काका कवि, पुरुष वर्ग की किस्मत खोटी। कहे काका कवि, पुरुष वर्ग की किस्मत खोटी, मिसरानी का जूड़ा, मिश्रा जी की चोटी। देखा ना, मिसरानी होती है, उनका होता है जुड़ा,
और मिश्रा जी की होती है चोटी। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंगी का भेद कैसे, गलती हो गई है। कहे काका कवि पुरुष की किस्मत है खोटी, मिश्रानी का जूड़ा मिश्रा जी की चोटी। दुल्हन का सिंदूर से शोभित हुआ ललाट, दुल्हन का सिंदूर से शोभित हुआ ललाट, दुल्ला जी की तिलक को रोली हुई अलॉट, रोली हुई अलॉट टॉप्स लॉकेट दस्ताने, रोली हुई अलॉट टॉप्स लॉकेट दस्ताने, छल्ला बिछुआ हार नाम सब है मर्दाने। पढ़ी लिखी या अपढ़ देविया पहने बाला, पढ़ी लिखी या अपढ़ देविया पहने बाला, स्त्रीलिंग जंजीर गले लटकाता लाला, है ना, जंजीर स्त्रीलिंगी हुई ना। लाला जी के सामने लाला पकड़े कान, लाला जी के सामने लाला पकड़े कान, उनका घर है पुल्लिंग स्त्रीलिंग है दुकान। देखा, उनका घर है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है दुकान। स्त्रीलिंग दुकान नाम सब कितने छाटे, स्त्रीलिंग दुकान नाम सब किसने छांटे, काजल पाउडर है पुल्लिंग नाक के काटे। कहे काका कवि धन्य विधाता भेद न जाना, कहे काका कवि धन्य विधाता भेद न जाना, मूछ मर्दों को मिली किंतु नाम है जनाना। मूछ जनाना नाम है ना, मूछ मर्दों को मिली किंतु नाम है जनाना। ऐसी ऐसी सैकड़ों अपने पास मिसाल, ऐसी ऐसी सैकड़ों अपने पास मिसाल, काकी जी काम आएगा काका की ससुराल, है ना। काका की ससुराल बचाओ कृष्ण मुरारी, काका की ससुराल बचाओ कृष्ण मुरारी, उनका बेलन देख कांपती छड़ी हमारी। देखा, बेलन होता है औरत के हाथ में, छड़ी होती है मर्दों के हाथ में। उनका बेलन देख कांपती छड़ी हमारी, कैसे जीत सकेंगे उनसे करके झगड़ा, अपनी चिमटी से उनका चिमटा है तगड़ा। मंत्री संतरी विधायक सभी शब्द पुल्लिंग, गौर फरमाइए, बड़ा अच्छा लिखा है उन्होंने। मंत्री संतरी विधायक सभी शब्द पुल्लिंग, तो भारत सरकार फिर क्यों है स्त्रीलिंग, है ना। मंत्री संतरी विधायक सभी शब्द पुल्लिंग, तो भारत सरकार फिर क्यों है स्त्रीलिंग। क्यों है स्त्रीलिंग समझ में बात ना आती, क्यों है स्त्रीलिंग समझ में बात ना आती, 90% मर्द किंतु संसद कहलाती, 90% मर्द किंतु संसद कहलाती। अब काका बस में चढ़े हो गए नर से नारी, अब काका बस में चढ़े हो गए नर से नारी, क्योंकि कंडक्टर ने कहा आ गई एक सवारी, आ गई एक सवारी। तो ये है काका हाथरसी की कविता, बड़ी खूब लिखी है उन्होंने, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना। आपको शैल चतुर्वेदी नाम के कवि याद होंगे। शैल चतुर्वेदी को आपने काफी फिल्मों में भी देखा होगा। हाँ, अब उनका नाम शैल चतुर्वेदी था, क्योंकि पहले दो कवियों का नाम अलग था, उनका पेन नेम अलग था। तो शैल चतुर्वेदी अमरावती महाराष्ट्र से थे, फिर भी इलाहाबाद में उन्होंने लेक्चरर करके काम किया है। आपने होली के समय कई साल पहले दूरदर्शन पर अगर देखे हो तो कवि सम्मेलन होता था, हास्य कवि सम्मेलन होता था, तो उसमें शैल चतुर्वेदी जी काफी बार झलके हैं, काफी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। तो शैल चतुर्वेदी जी की ये कविता है, उनका अलग ढंग होता है। देखिए शैल चतुर्वेदी क्या कहते हैं। एक दिन मामला यूं बिगड़ा कि हमारी ही घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा, एक दिन मामला यूं बिगड़ा कि हमारी ही घरवाली से हो गया हमारा झगड़ा। स्वभाव से मैं नर्म हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि बेशर्म हूं, पत्ते की तरह कांप जाता हूं, बोलते बोलते हांफ जाता हूं, इसलिए कम बोलता हूं, मजबूर हो जाऊं तभी बोलता हूं। हमने कहा पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो, पत्नी हो तो पत्नी की तरह रहो, कोई एहसान नहीं करती जो बनाकर खिलाती हो, क्या ऐसे ही घर चलाती हो। शादी को हो गए 10 साल, अकल नहीं आई सफेद हो गए बाल। पड़ोस में देखो, पड़ोस में देखो अभी बच्ची है मगर तुमसे अच्छी है, घर कांच सा चमकता है और अपना देख लो देखकर खून छलकता है। कब से कह रहा हूं तकिया छोटा है बढ़ा दो,
कब से कह रहा हूं तकिया छोटा है बढ़ा दो, दूसरा गिलाफ चढ़ा दो। चढ़ाना तो दूर रहा, निकाल निकाल कर रुई आधा कर दिया और रुई की जगह कपड़ा भर दिया। अरे घर में ऐसे झगड़ा होता है। ये शैल जी का झगड़ा है, देखो। कहते हैं आगे, कितनी बार कहा चीजें संभाल कर रखो, कितनी बार कहा चीजें संभाल कर रखो, उस दिन नहीं मिला तो नहीं मिला कितना खोजा, और रुमाल की जगह पैंट से निकल आया मोजा। उस दिन नहीं मिला तो नहीं मिला कितना खोजा, और रुमाल की जगह पैंट से निकल आया मोजा। वो तो किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि हमने खट से नाक पर रख दिया। काम करते करते टेबल पर पटक दिया, साहब आपका मोजा। हमने कह दिया हमारा नहीं, किसी और का होगा। अकल काम कर गई, उस वक्त अकल काम कर गई, मगर जोड़ी तो बिगड़ गई। कुछ तो इज्जत करो। 50 बार कहा मेरी अटैची में अपने कपड़े मत रखो। उस दिन कवि सम्मेलन का मिला तार, जल्दी जल्दी में चल दिया अटैची उठाकर। खोली कानपुर जाकर, देखा तो सिर चकरा गया, पजामे की जगह पेटीकोट आ गया। देखा तो सिर चकरा गया, पजामे की जगह पेटीकोट आ गया। तब क्या खाक कविता पढ़ते या तुम्हारा पेटीकोट पहनकर मंच पर मटकते। एक माह से लगातार कह रहा हूं, एक माह से लगातार कह रहा हूं, कद्दू बना रही हो, खूब जानती हो मुझे नहीं बाता। खाना खाया नहीं जाता, बोलो तो कहती हो बाजार में दूसरा साग ही नहीं आता। कल पड़ोसी का राजू बाहर खड़ा मूली खा रहा था, और मेरे मुंह में पानी आ रहा था। कई बार कहा ज्यादा ना बोलो, संभाल कर मुंह खोलो। कई बार कहा ज्यादा ना बोलो, संभाल कर मुंह खोलो। अंग्रेजी बोलती हो जब भी मैं बाहर जाता हूँ। अंग्रेजी बोलती हो जब भी मैं बाहर जाता हूँ, बड़ी अदा से कहती हो टाटा, मुझे लगता है जैसे मार दिया चांटा। मैंने कहा मुन्ना को कब्ज है, एनिमा लगवा दो। मैंने कहा मुन्ना को कब्ज है, एनिमा लगवा दो। डॉक्टर से बोली डायनिमा लगवा दो। अरे वो तो गनीमत है कि डॉक्टर होशियार था, नीम हकीम होता तो बेड़ा ही पार था। वैसे ही घर में जगह नहीं, एक पिल्ला उठा लाई। वैसे ही घर में जगह नहीं, एक पिल्ला उठा लाई। पाव भर दूध बढ़ा दिया, कुत्ते का दिमाग चढ़ा दिया। तारीफ करती हो पूंछ की, उससे तुलना करती हो हमारे मूंछ की। तंग आकर हमने कटवा दी, मर्दों की रही सही निशानी भी मिटवा दी। वो दिन याद करो जब काटती थी घूंघट, वो दिन याद करो जब काटती थी घूंघट दो बीते का। अब फुग्गी बनाती हो फीते का। पहले 2.5 गज में एक बनता था, अब 2 ब्लाउजों के लिए लगता है 1 मीटर। आधी पीठ खुली रहती है, मैं देख नहीं सकता और दुनिया तकती रहती है। मायके जाती हो तो आने का नाम नहीं लेती, लेने पहुंच जाओ तो माँ बाप से किराए का दाम नहीं लेती। कपड़े बाल बच्चों के लिए सिलवा कर ले जाती हो, तो भाई भतीजों को दे आती हो। और वहां से 2 साड़ियां क्या ले आती हो, सारे मोहल्ले को दिखाती हो। साड़ी होती है 50 की, मगर 100 की बताती हो, उल्लू बनाती हो। हम समझ जाते हो तो हमें आंखें दिखाती हो। इतना सब कह रहा था मैं। हम जो भी जी में आया बक रहे थे, और बच्चे खिड़कियों से उछल रहे थे। हम जो भी जी में आया बक रहे थे, और बच्चे खिड़कियों से उछल रहे थे। हमने सोचा वो भी बर्तन धो रही हैं। हर एक के दिमाग में आता है, मैं बोल रहा हूं वो सुन रही कि नहीं। हमने सोचा कि वो भी बर्तन धो रही है। मुन्ना से पूछा तो बोला सो रही है। हमने पूछा कब से, तो वो बोला आप चिल्ला रहे हैं जब से। हाँ, देखा, ये थी शैल जी की कविता। शैल चतुर्वेदी जी भी काफी अच्छे हास्य कवि, आपने उनको भी सुना होगा। एक कवि हैं, संपत सरल। संपत सरल, उनकी भी कविताएं काफी मशहूर हैं, उनके वीडियोस हालांकि काफी मशहूर हैं। संपत सरल जी ये राजस्थान के हैं, और उनके वीडियोस आप देखोगे तो काफी मशहूर वीडियोस हैं, आज ही आजकल में काफी चल रहे हैं। तो संपत सरल जी क्या कहते हैं, देखिए।
ये भी बहुत अच्छी कविता है। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एकाध के पास थी और समय सबके पास, है ना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एकाध के पास थी और समय सबके पास। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5,000 मित्र हैं और परिवार में बोलचाल ही नहीं है। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन भी नहीं होता था। तब मोबाइल तो क्या, लैंडलाइन भी नहीं होता था। अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था, याददाश्त अच्छी थी। खान पान शुद्ध था, याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को साथ साथ पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज पर दूसरे की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और एक कमरे का स्कूल हुआ करता था। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और एक कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने लेवल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं होता था। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं होता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल में नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में मातृभाषा का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों पर तक ही सीमित थी और अंग्रेजी तो केवल पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई बार के कई प्रकार के खेल कूद थे। अब तो बच्चे गेम के नाम पर केवल वीडियो गेम ही खेलते हैं। बच्चे भी क्या करे, खो खो, कबड्डी, कुश्ती तो संसद विधानसभाओं में चले गए। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन के बाहर ही रख दिया है ना। हालांकि क्रिकेट तभी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को ही लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितने गेंदों का होगा, यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था और फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था। तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा ही नहीं होती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। अब याद करो, आपके अड़ोस पड़ोस में जब बच्चे, आपके आंगन में कभी बच्चे खेलते थे, आजकल तो वीडियो पर खेलते हैं, लेकिन जब खेलते थे तो ऐसे खेल होता था ना, जिसकी बैट वो पहले बैटिंग, जिसकी बॉल वो पहले बॉलिंग, है ना। लोग भूखे उठते थे पर भूखे सोते नहीं थे। लोग भूखे उठते थे पर भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा ले कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था, फिर भी कपड़े पूरे पहनती थी। अब लोग पैदल चलते थे, पदयात्राएं किया करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिल हुआ करती थी, जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज दिया करती थी। लोग फरमाइशें करते थे, ठपली वाले गाते रहते थे। ठपली वाले को पैसे देने का वक्त आता था तब लोग खुद गाने लगते थे, क्योंकि यात्री कब सामान की सुरक्षा खुद करनी होती थी, इसलिए खाली हाथ चढ़ने वाले ट्रेन में भी सामान लेकर उतरते थे। ये संपत सरल की कविता सुनने के बाद आखिर में मुझे हुल्लड़ मुरादाबादी के दो कुछ हास्य दोहे आपको मैं सुनाना चाहता हूं। वो हास्य दोहे काफी अच्छे हैं। हुल्लड़ जी के दोहे ऐसे आपने सुने होंगे तो दोहे आपको मालूम है कैसे होते हैं। तो हुल्लड़ जी के दोहे देखिए क्या लिखते हैं हुल्लड़ जी। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। हुल्लड़ काले रंग पे रंग चढ़े न कोय, हुल्लड़ काले रंग पे रंग चढ़े न कोय, लक्स लगा के कामली तेंदुलकर ना होए। नेता नेता को कहता गधा, शर्म न तुझको आए। नेता नेता को कहता गधा, शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा ना मान जाए। जो भी दोहा पाठ में ताली नहीं बजाए,
जो भी दोहा पाठ में ताली नहीं बजाए, उस नर को विद फैमिली पुलिस पकड़ ले जाए, पुलिस पकड़ ले जाए। तो भाइयों, दोस्तों, अब समय खत्म होने को आया है। काफी लोगों ने सराहना की है, उनको कविताएं आ रही हैं, और लुकिंग वेरी हैंडसम। ये, अरे मैं हैंडसम दिखने के लिए नहीं, कविताएं पढ़ने के लिए आया हूँ। अच्छा विजुअलाइजेशन हो रहा है, काफी लोग सुन रहे हैं। तो मेरा समय खत्म होने को आया है, और अब आगे आपके सामने आ रहे हैं मेरे एक दोस्त, बड़ी ही मीठी सुरीली आवाज है उनकी, जिनका नाम है अजीत परब। अजीत परब काफी अच्छे गायक है, संगीतकार है, कंपोजर है। हमने एक साथ काफी शोज भी किए हैं, मराठी थिएटर में उनका बड़ा योगदान है। हाल ही में मेरा जो प्ले चल रहा है, अ परफेक्ट मर्डर, उसका म्यूजिक उन्होंने काफी अच्छा किया है। काफी फिल्मों को उन्होंने म्यूजिक दिया है। अगर आपने मराठी फिल्में देखी हो, मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय, नट सम्राट, और आणि काशीनाथ घाणेकर जैसे काफी फिल्मों को उन्होंने संगीत दिया है, और अच्छा गा लेते हैं। तो मेरा बोलने का वक्त अब खत्म होने वाला है, हास्य कविताओं का वक्त खत्म होने वाला है, और संगीत सुनने का वक्त आपका शुरू शुरू हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, सराहना की, आपने काफी मैसेज भी दिए, तो सराहना की, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ये एनजीओ का शुक्रगुजार हूँ, ये जिन्होंने ये मौका दिया है, ये मुझे अवसर दिया है कि मैं आपके साथ ऐसे रूबरू होकर ऐसे कविताएं आपके सामने पेश करूं। कल के दिन भी आपको 5 बजे लॉग इन करना है। कल के दिन दो बड़े ही होनहार म्यूजिशियन आपके सामने आने वाले हैं, अमर ओक और सत्यजीत प्रभु। बड़े ही होनहार म्यूजिशियन हैं। एक बांसुरी बजा लेता है, एक कीबोर्ड और हारमोनियम बजा लेता है, और संगीत के प्रति उनका लगाव आप कल आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, दिल को खुशी मिलेगी। आज के दिन में वही तो महत्वपूर्ण होता है। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, हाथ अच्छी तरह से 20 सेकंड के लिए साफ कीजिएगा, अपने घर में रहिएगा, और इस वक्त अजीत परब जी को सुनिएगा। तो ओवर टू यू अजीत, थैंक यू सो मच।